Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This side Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पाठ 7 क्रिया और काल, पाठ 10 शब्द भंडार और पाठ 11 अशुद्धि सुधार का दोहरान करेंगे। तो सबसे पहले हम दोहरान करेंगे पाठ 7 क्रिया और काल का। उसके लिए आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक के पृष्ठ संख्या 40 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा पाठ 7 क्रिया और काल। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया का अर्थ होता है काम, अर्थात जो भी काम हम करते हैं वो क्रिया कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ परिभाषा देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 40 पर, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं, अर्थात किसी भी काम के करने या होने का। जैसे आपको उदाहरण दे रखे हैं, खाना, पीना, हंसना, खेलना, पढ़ना, लिखना आदि। तो जो भी काम आप करते हैं वो सभी क्रियाएं हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे दौड़ना, चलना, नाचना, गाना, ये सभी क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों क्रिया के प्रकार की। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? क्रिया के 2 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है सकर्मक क्रिया। कौन सा है सबसे पहले? सकर्मक। जैसे कि हम नाम से ही पता कर सकते हैं, सकर्मक अर्थात कर्म सहित ऐसी क्रिया या ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के साथ साथ कर्म भी पाया जाता है। और दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। कौन सा है? अकर्मक। अकर्मक का क्या अर्थ हुआ? कर्म रहित, अर्थात जिस वाक्य में कर्म नहीं होता। अब हमने ये तो जान लिया कि सकर्मक का अर्थ है कर्म सहित और अकर्मक का अर्थ है कर्म रहित, अर्थात जिसमें कर्म नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लें कि कर्म क्या होता है। जब भी हम क्रिया से प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या, कैसे, किससे, तो वो अगर जो उत्तर उसका हमें मिल रहा है वो शब्द कर्म कहलाता है। अगर उत्तर ना मिले तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उस वाक्य में कर्म नहीं है। इसे हम एक वाक्य से समझते हैं बच्चों। जैसे हमें यहाँ वाक्य दिया है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहां पर क्रिया क्या है? खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमें क्या का उत्तर मिला कि बच्चे क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो ये शब्द जो है क्रिकेट, ये क्या कहलाया? हमारा कर्म। तो क्योंकि इस वाक्य में कर्म है तो ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। इसी वाक्य को हम अकर्मक क्रिया में भी देखते हैं। बच्चे खेल रहे हैं। अब यहां पर वही वाक्य है बच्चों जो हमने इधर देखा है। फर्क सिर्फ कितना है, यहाँ पर क्रिया भी वही है, खेल रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्रिया से प्रश्न पूछें बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो हम इस वाक्य में क्या का उत्तर नहीं दे सकते, अर्थात इस वाक्य में कर्म नहीं है। तो ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। तो बच्चों कर्म क्रिया कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। अब हम बात करते हैं बच्चों काल की, क्योंकि इस पाठ में क्रिया और काल दोनों हमें बताया गया है। काल पृष्ठ संख्या 41 पर देखेंगे। काल का अर्थ होता है समय। क्या अर्थ होता है काल का? समय।
तो जब भी कोई क्रिया होती है या जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो काम किसी न किसी समय में अवश्य होता है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें उस क्रिया के होने के समय का पता चले वह काल कहलाता है। जैसे कि आप पृष्ठ संख्या 41 पर काल की परिभाषा देख सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का पता चलता है वह काल या समय कहलाता है। जैसे यहीं पर आपको एक उदाहरण भी दे रखा है, कल पौधा लगाया, अर्थात ये काम बीते हुए समय में हो चुका है, बच्चे उसे पानी दे रहे हैं, ये काम अभी जो समय चल रहा है उसमें हो रहा है, और फल खाएंगे अर्थात आने वाले समय में ये क्रिया होगी। तो बच्चों यहाँ आपने देखा कि क्रिया 3 अलग अलग समय में हुई है, तो उस समय के अनुसार काल के कितने भेद हो जाते हैं? 3 भेद हो जाते हैं। तो यहाँ हम काल के भेद देखते हैं बच्चों। काल के कितने भेद हुए? 3 भेद। सबसे पहला है भूतकाल। भूतकाल का अर्थ है बच्चों बीता हुआ कल, अर्थात जो समय गुजर चुका है। उसके बाद दूसरा भेद है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ होता है अभी का समय। अभी का समय अर्थात अभी जो समय चल रहा है। और अंतिम भेद है भविष्य काल। तीसरा भेद क्या होता है? भविष्य काल। भविष्य काल अर्थात नाम से भी हम पता कर सकते हैं जो क्रिया भविष्य में होने वाली है, या भविष्य का अर्थ होता है आने वाला समय। तो इस प्रकार 3 भेद हुए। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय, जो समय गुजर चुका है। इसकी पहचान कैसे होती है बच्चों? जब वाक्य के अंत में था, होगा या चुका है जैसे शब्द आएंगे तो इसका अर्थ यह है कि वो वाक्य भूतकाल में है। वर्तमान काल अर्थात अभी का समय, जो समय चल रहा है। इसकी पहचान के लिए वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? है, रहा है या करता है जैसे शब्द। और तीसरा भेद है भविष्यत काल अर्थात आने वाला समय, जो क्रिया भविष्य में होने वाली है। इसकी पहचान के लिए हमें वाक्य में कौन से शब्द मिलने चाहिए? होगा, रहेगा या करेगा। तो ये हुआ बच्चों काल, जिसके 3 भेद हुए। अब इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 42 पर आपको प्रश्न 1 दे रखा है, चित्र देखकर लिखिए कौन क्या कर रहा है। तो आपको यहाँ चित्र दे रखा है और उस चित्र को देख करके आपको वाक्य पूर्ण करने हैं। जैसे यह सड़क है आपको यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। सड़क पर वाहन, रिक्त स्थान। तो वाहन क्या होते हैं? चल रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे चल रहे हैं। इसी प्रकार आप बाकी का प्रश्न भी पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न 2, क्रिया के सही रूप भरकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर आपको वाक्य दे रखे हैं और कोष्ठक में आपको एक क्रिया दी हुई है, तो उस क्रिया का सही रूप आपको भरना है और सही रूप भर करके वाक्य पूर्ण करना है। जैसे पहला वाक्य आपको दे रखा है, विशाल खाना, रिक्त स्थान, और क्रिया आपको दे रखी है खाना, तो सही रूप क्या होगा? खाता है। ख वाक्य है दर्जी कपड़े, रिक्त स्थान, और क्रिया दे रखी है सिलना, तो उत्तर क्या होगा? सिलता है। इसी प्रकार आप बाकी के वाक्य भी पूरे कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 3 हमें दे रखा है, कर्ता और क्रिया को पहचान कर अलग अलग कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें आपको कर्ता और क्रिया अलग अलग लिखना है। कर्ता का अर्थ होता है बच्चों वो व्यक्ति जो कार्य करता है, तो कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे कि आपको पहला वाक्य दे रखा है, मामा जी
आगरा जाएंगे। तो यहाँ पर कार्य करने वाला कौन है? मामा जी। तो कर्ता कौन हुआ? मामा जी। और क्रिया क्या हो रही है? जाएंगे। तो क्रिया की जगह पर हम लिखेंगे जाएंगे। इसी प्रकार ख वाक्य है हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो यहां पर कर्ता कौन है? हम। और क्रिया क्या है? पढ़ रहे हैं। इस प्रकार आप बाकी के वाक्य भी पूर्ण करेंगे बच्चों। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए और काल का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, उन पर आपको क्रिया शब्द पर गोला लगा करके उसका काल बताना है कि वो कौन से काल का वाक्य है। मैं कल विद्यालय नहीं गया था। तो अभी हमने कहा था कि था जहां भी आएगा वो वाक्य कौन सा होगा? भूतकाल का। तो यहां क्रिया है गया था और भेद क्या हुआ? भूतकाल। उसी प्रकार ख वाक्य है मैं आज तुम बाजार से क्या लाओगे। तो यहां पर क्रिया क्या है? लाओगे। अब क्योंकि ये क्रिया कौन से काल में हो रही है? भविष्य काल में, क्योंकि ये आने वाले समय में होने वाली है। तो यहां पर काल का क्या नाम आएगा? भविष्यत काल। प्रश्न 5, दिए गए क्रिया शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। यहां पर आपको कुछ क्रिया शब्द दिए हैं और उनसे आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला शब्द आपको दिया है खेलना। तो इससे वाक्य बनाया हुआ है मैं मैदान में खेलता हूं। तो इस प्रकार आप बाकी के क्रिया शब्दों से भी वाक्य बना सकते हैं। तो ये हुआ बच्चों पाठ 7 क्रिया और काल। अब हम पाठ 10 शब्द भंडार का दोहरान करेंगे। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 52 पर आएंगे। वहां मिलेगा आपको पाठ 10 शब्द भंडार। बच्चों, शब्द भंडार में हमें कई सारे तरीके के शब्द पढ़ने होते हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द। सबसे पहले हम दोहरान करेंगे पर्यायवाची शब्दों का। उसके लिए आप पृष्ठ संख्या 53 पर आएंगे। वहां आपको मिलेंगे पर्यायवाची शब्द। बच्चों, पर्याय का अर्थ होता है समान अर्थ, अर्थात ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं। तो समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ आपको कई सारे शब्द दिए हैं बच्चों, जिसमें से अध्यापक से लेकर तालाब तक हम टर्म 1 में पढ़ चुके हैं और दिन से लेकर हवा तक हमें टर्म 2 में पढ़ना है। तो आपको सिर्फ दिन से लेकर हवा तक के शब्द ही याद करने हैं। चलिए कुछ शब्दों को देखते हैं। यहाँ पर जैसे आपको शब्द दिया है दिन, हम सभी जानते हैं इस शब्द को। दिन को हम दिवस या वार भी कहते हैं। तो इसके पर्यायवाची शब्द क्या हुए? दिवस और वार। उसके बाद शब्द दिया है धरती। धरती के पर्यायवाची शब्द हैं भूमि और धरा। अगला शब्द है पेड़। पेड़ के पर्यायवाची होते हैं वृक्ष और तरु। शब्द है बेटा। पर्यायवाची शब्द होते हैं सुत और पुत्र। उसके बाद है मां। मां के पर्यायवाची शब्द हैं जननी और माता। अगला शब्द है राजा।
राजा के पर्यायवाची शब्द होते हैं नृप और भूपति। इस प्रकार आप बाकी के पर्यायवाची शब्द भी दोहराएंगे। अब हम इस पाठ में दोहरान करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 57 पर आएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ होता है बच्चों कि कई सारे शब्द के समूह को एक शब्द में समेटना, अर्थात कई सारे शब्द लिखने की जगह हम उनके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हम टर्म 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम टर्म 2 में भी पढ़ेंगे। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 58 पर आएंगे। वहां आपको कई सारे शब्द दिए हैं। संख्या 1 से लेकर संख्या 10 तक हम टर्म 1 में पढ़ चुके हैं। संख्या 11 से लेकर संख्या 20 तक हम टर्म 2 में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम कुछ शब्दों को लिख करके देख लेते हैं। जैसे कि आपको 11 पर दे रखा है जो मास या महीने में एक बार हो। तो जो महीने में एक बार होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मासिक। बारह नंबर पर आपको दिया है समय के अनुसार। तो जो समय के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? यथा समय। तो इसके लिए हम प्रयोग लाएंगे यथा समय। तेरह पर आपको दिया है मंच जहां नाटक खेला जाता हो। तो जिस मंच पर नाटक होते हैं उसे हम कहते हैं रंगमंच। उसके बाद 14 नंबर पर है जो लोहे का काम करता हो। तो लोहे का काम करने वाला कौन कहलाता है? लुहार। और 15 नंबर पर है हवा में उड़ने वाला यान। तो जो यान हवा में उड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? वायुयान, क्योंकि वायु हवा का पर्यायवाची होता है। इस प्रकार आप बाकी के शब्दों का भी दौरान करेंगे। अब हम इस पाठ में दौरान करेंगे बच्चों समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 63 पर आएंगे। समश्रुत, सम का अर्थ होता है समान और श्रुत का अर्थ होता है सुनना, अर्थात ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो, अर्थात जब हम उनका उच्चारण करें तो हमें एकदम से सुनने में एक जैसे लगते हैं। भिन्नार्थक, भिन्न का अर्थ होता है अलग अलग और अर्थ का अर्थ तो मतलब हम जानते ही हैं। तो ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपको यहां कुछ उदाहरण दिए हैं। शब्द है अनल और अनिल। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, अनल अनिल, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। ऐसे ही और, शब्द है और दोनों में अलग अलग है लेकिन सुनने में एक जैसे लगते हैं। और का अर्थ होता है तरफ और का अर्थ होता है तथा। तो
इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि ये शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इन शब्दों को कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। अब इसका बुकवर्क देखते हैं बच्चों। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 64 पर आएंगे। प्रश्न 2 देखेंगे, सही उत्तर भरिए और वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं और वहाँ पर रिक्त स्थानों में आपको सही शब्द भरना है और कोष्ठक में आपको शब्द दिए हुए हैं। जैसे पहला वाक्य दिया है, यह रिक्त स्थान मनुष्य रिक्त स्थान निकलते ही काम पर चल देता है। शब्द दिए हैं दीन और दिन। एक द पर बड़ी ई की मात्रा है और दूसरे द पर छोटी ई की। बड़ी ई की मात्रा वाले दीन का अर्थ होता है गरीब और छोटी ई की मात्रा वाले दिन का अर्थ होता है दिन। यहां हम देखेंगे, वाक्य पढ़ते हैं, यह रिक्त स्थान मनुष्य, तो दीन अर्थात बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द दीन, इसका अर्थ है गरीब। तो कैसा व्यक्ति? गरीब व्यक्ति। रिक्त स्थान निकलते ही काम पर चल देता है, अर्थात क्या निकलते ही? दिन निकलते ही। तो यहां पर द पर छोटी ई की मात्रा आएगी। इसी प्रकार ख वाक्य देखेंगे, मनसुख ने पूरे रिक्त स्थान से चोर के रिक्त स्थान पकड़े। शब्द दिए हैं बाल और बल। तो मनसुख ने पूरे रिक्त स्थान से, किससे? बल से। तो यहां पर आएगा बल अर्थात पूरी ताकत से चोर के रिक्त स्थान पकड़े। क्या पकड़े? बाल, जो हमारे सिर पर होते हैं। इस प्रकार हम बाकी के वाक्य भी पूरे करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न 3 पर। समश्रुत अर्थात सुनने में समान शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर आपको 2 ऐसे शब्द दिए हैं जो सुनने में समान है, लेकिन उनके अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं। वो अर्थ आपको यहाँ पर बताने हैं। जैसे कि पहला शब्द आपको दिया है असमान और उसके साथ दिया हुआ है आसमान। तो असमान का अर्थ होता है जो समान न हो। और आसमान का अर्थ है गगन। तो यहां ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो इस प्रकार आप बाकी के दिए हुए शब्दों का भी अर्थ यहाँ पर लिखेंगे। अब पाठ 11 अशुद्धि सुधार का दोहरान करेंगे। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 65 पर आएंगे। वहां आपको दिया है पाठ 11 अशुद्धि सुधार। तो बच्चों, अशुद्धि सुधार अर्थात यहाँ हम वो शब्द देखने वाले हैं जो गलत लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं, तो उनको किस तरीके से सही रूप में लिखा जाता है। कई बार हम कुछ शब्दों को गलत लिखते हैं, बोलते हैं और पढ़ते हैं, और उन्हें बार बार गलत पढ़ने और लिखने की वजह से हम उन्हें गलत ही लिखना और बोलना शुरू कर देते हैं। किसी भी शब्द का शुद्ध उच्चारण करने के लिए आपको वर्णों का और मात्राओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर कुछ शब्द हम देखने वाले हैं बच्चों, जैसे कि शब्द है खिलौना। खिलौना ये शब्द गलत है बच्चों, क्योंकि खिलौना में बड़े ओ की मात्रा आती है, छोटे ओ की नहीं आती। तो शब्द बनेगा खिलौना। उच्चारण भी बदल गया इसका और मात्रा भी बदल गई। शब्द है वायु। वायु, यहां पर मात्रा किसकी दी हुई है? बड़े ऊ की। तो हमने उच्चारण में भी क्या बोला? वायु। ये गलत है।
सही शब्द क्या है? वायु, अर्थात य पर छोटे उ की मात्रा। इसी प्रकार शब्दों के साथ साथ कई बार हम वाक्य भी गलत बोलते हैं और गलत वाक्य बोलने की वजह से उस वाक्य का सही अर्थ हमें नहीं मिलता। जैसे आपको पृष्ठ संख्या 66 पर कुछ वाक्य दिए हैं। जैसे मेरे को किताब दो। क्या आप सब देख लिए हैं? अब वाक्य देखते हैं बच्चों। मेरे को किताब दो। अब ये वाक्य सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को शब्द यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर मेरे को की जगह क्या आना चाहिए? मुझे। तो सही वाक्य क्या होगा? मुझे किताब दो। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, क्या आप सब देख लिए हैं? ये वाक्य भी गलत है। यहां पर आप और लिए हैं शब्द दोनों गलत हैं। वाक्य सही क्या होना चाहिए? क्या आपने सब देख लिया? अब ये वाक्य सही है। तो इस प्रकार हम शब्दों का सही उच्चारण और सही लिखना सीखते हैं और वाक्य को भी सही लिखना सीखते हैं। तो शब्दों का शुद्ध उच्चारण और वाक्य शुद्ध लिखना सीखने के लिए आप इसका अभ्यास करते रहिए। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं जो पृष्ठ संख्या 66 पर ही है। प्रश्न 1, शुद्ध शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं आपको, उनमें से जो शुद्ध शब्द है उस पर आपको गोला लगाना है। जैसे क में आपको दिया है स्कूल, स्कूल और स्कूल। तो सही शब्द क्या है? स्कूल। आधा स जिसे क से जोड़ेंगे और क पर बड़े ऊ की मात्रा और ल, तो सही शब्द होता है स्कूल। ऐसे ही ख में आपको दिया है पुण्य, पुण्य और पुनः, तो सही शब्द है पुण्य। प पर छोटे ऊ की मात्रा आधा ण और य। इस प्रकार आप बाकी के प्रश्न भी करेंगे। प्रश्न 2, वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। पहला वाक्य दिया है आपको, हमने घर जाना है। तो यहां पर हमने शब्द गलत है, तो इसकी जगह क्या आएगा? हमें घर जाना है। ख वाक्य है, तुम तुम्हारे गुरु की आज्ञा मानो। तो यहां तुम्हारे शब्द की आवश्यकता नहीं है, तो सही वाक्य होगा तुम गुरु की आज्ञा मानो। इस प्रकार आप बाकी के वाक्य भी लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको पाठ 7, पाठ 10 और पाठ 11 का दोहरान समझ में आ गया होगा। आप इसी प्रकार घर पर इनका दोहरान करते रहिए। धन्यवाद।